हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का 6th चैप्टर, उसका 3rd पार्ट। 2nd पार्ट तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। उसमें उसका अगर रिव्यू देखें तो उसके अंदर जो 200 व्यक्तियों की एक टीम आती है जिसका नाम होता है मॉरल आर्मामेंट कंपनी, और उसका मुखिया होता है बुकमैन, जो कि नैतिक शिक्षा के हिसाब से होती है और ये अच्छी शिक्षा देने के लिए नाटक करते हैं। तो इनकी सेवा के अंदर जेमिनी स्टूडियो जो है वो काफ़ी अच्छे दिन बिताता है। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि इस स्टूडियो में कहानी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया जाता है। इसकी वजह से लीगल एडवाइज़र की जो नौकरी है वो ख़त्म हो जाती है, और ऐसा पहली बार होता है कि कवियों की वजह से एक लीगल एडवाइज़र की नौकरी चली गई। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। अ फ्यू मंथ्स लेटर, तो कई महीनों के बाद, लेटर यानी बाद में, कई महीनों के बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेज यानी बड़े लोग, ऑफ मद्रास में बज्ड, एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियोज क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। तो कुछ महीनों के बाद फिर से टेलीफोन लाइन बजी, यानी टेलीफोन बजे बड़े लोगों के मद्रास में। बज्ड यानी बजे, एंड उनमें गनगनाहट हुई। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, वी एट जेमिनी स्टूडियोज़, हम जेमिनी स्टूडियो में क्लियर्ड यानी खाली कर दिया हमने अ होल शूटिंग स्टेज, की जो शूट करने के लिए स्टेज था, मंच था, उसको पूर्ण रूप से खाली कर दिया। टू वेलकम अनदर विजिटर, एक अन्य आगंतुक का स्वागत करने के लिए। विजिटर यानी आगंतुक, तो उसका स्वागत करने के लिए हमने फिर से स्टेज को खाली कर दिया। ऑल दिस सेड वाज दैट ही वाज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, और जैसा कि लोग कहते थे, यानी उन्होंने बताया कि ये जो पोइट था, पोइट यानी कवि, कि वहाँ पर जिसका हम स्वागत करने वाले थे वो एक कवि था फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक कवि था। द ओनली पोइट्स from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron. तो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो सिर्फ किन लोगों को जानते थे इंग्लैंड के पोइट्स में? द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड के अंग्रेज जो कवि थे उनमें सिर्फ कुछ ही कवियों को वो जानते थे। सिंपल एंड साधारण रूप पर जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ न्यू यानी जानता था, और हर्ड या फिर उन्होंने सुना था। वर्ड्सवर्थ, उनमें वर्ड्सवर्थ ये कवि का नाम है, काफ़ी फेमस है, इंग्लैंड में हुए हैं। तो वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, इन कवियों के बारे में जानता था। और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लिटरेट हो, यानी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा, लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हो, तो वो कीट्स के बारे में जानता था, या शेली के बारे में जानता था, या फिर बायरन के बारे में जानता था। ये सारे के सारे कवि अंग्रेज कवि हैं। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो समवन बाय द नेम इलियट, और कुछ लोग फेंटली ने हल्का हल्का थोड़ा सा जानते थे, या उनको पता लगा था कि एक नाम और है अंग्रेज कवि का, वो है इलियट के बारे में भी वो जानते थे। तो हु वाज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, तो इनमें से कौन सा कवि जेमिनी स्टूडियो में आ रहा था, ये एक प्रश्न था। तो इनको बताया गया कि ही इज़ नॉट अ पोइट, कि वो कोई कवि नहीं है। ही इज़ एन एडिटर यानी संपादक, कि वो तो एक अखबार का संपादक है। That's why the boss is giving him a big reception, और इसीलिए जो बॉस है वो एक बहुत बड़ा रिसेप्शन यानी उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विक्टम, क्योंकि वासन जो थे वो भी एक बहुत बड़े एडिटर थे द पॉपुलर तमिल वीकली, साप्ताहिक तमिल भाषा की एक मैगजीन है, अखबार है, जिसका नाम है आनंद विकटन। तो आनंद विकटन का वो भी एक एडिटर रहा था, इसलिए बहुत बड़ा स्वागत करने जा रहा है उस संपादक का। He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras. अब वो जो व्यक्ति था
जो भी संपादक आ रहा था, एनी ऑफ द नॉन नेम्स, वो जान पहचान के जो नाम थे, ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशंस, ब्रिटिश के प्रकाशन, तो ब्रिटिश प्रकाशन जो मद्रास में बिकते थे उनमें से तो कोई नहीं था, वॉजंट नहीं था। तो उन अखबार जो बिकते थे मद्रास के अंदर ब्रिटिश के, उन अखबारों के संपादक में से तो वो व्यक्ति नहीं था। दैट इज़ दोज नॉन एट द जेमिनी स्टूडियो, या यूँ कहें कि जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे, जिन पब्लिकेशंस के बारे में जानते थे ब्रिटिश के, उनमें से तो वो नहीं था। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, अब ये हिंदू जो है, द हिंदू, ये डेली एक न्यूज़पेपर है जो काफ़ी फेमस है। तो सिंस द टॉप मैन यानी ऊपर के व्यक्ति, यानी कि द हिंदू अखबार के जो ऊपरी व्यक्ति हैं, वर टेकिंग द इनिशिएटिव यानी शुरुआत। तो वो उन जो व्यक्ति आ रहा था उसके स्वागत की शुरुआत द हिंदू अखबार के टॉप मोस्ट लोग कर रहे थे। तो द सरमाइज का मतलब होगा गैस, अंदाज़ा लगाना। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था दैट द पोएट वाज द एडिटर ऑफ डेली। तो वो जो कवि था आ रहा था, वो कवि क्या था, एडिटर यानी संपादक था, ऑफ डेली यानी रोज़ाना के अखबार। तो किसी कोई ना कोई रोज़ाना का अखबार था जो रोज़ाना छपता था, उसका कोई एडिटर होगा। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स। लेकिन जो दो अखबार हैं मुख्य, द मैनचेस्टर और गार्जियन और द लंदन टाइम्स, इन दोनों अखबारों का संपादक तो वो नहीं था। That was all that even the most well informed among us knew। और यही वो जानकारी थी जिस जानकारी को लगभग मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, वेल इन्फॉर्म्ड यानी पढ़ा लिखा। तो हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो भी इतना ही जानता था। एट लास्ट और अंत में अराउंड 4 in the आफ्टरनून में यानी शाम के लगभग 4 बजे द पोएट वो कवि और द एडिटर या फिर वो जो भी था संपादक था, कि या तो कवि था या संपादक जो था, अराइव्ड वो लगभग 4 बजे आ गया। ही वॉज द टॉल मैन, वो एक लंबा व्यक्ति था। वेरी इंग्लिश, बिल्कुल अंग्रेज, बिल्कुल अच्छी तरह अंग्रेज भी लगता था। वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा गंभीर। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन और टू ऑल ऑफ अस, और बिल्कुल अपरिचित। अननोन यानी अपरिचित, यानी हम में कोई नहीं जानता उसको। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज। तो बैटलिंग यानी लड़ते हुए, विद हाफ डजन पेडेस्टल फैंस, लगभग आधा दर्जन पेडेस्टल फैंस, पेडेस्टल यानी लंबे, फैंस यानी पंखे, लंबे लंबे पंखे थे, उनसे लड़ते हुए। अब यहाँ लड़ते हुए का मतलब होगा झेलते हुए, यानी कि वो जो बड़े बड़े पंखे थे उससे बहुत तेज़ हवा आ रही थी, उस हवा को झेलते हुए फैंस यानी पंखे। और ये पेडेस्टल फैन इस तरह का होता है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ऐसे लगभग 6 पंखों की हवा को झेलते हुए शूटिंग स्टेज के ऊपर द बॉस रेड, तो हमारा जो बॉस था उसने पढ़ा अ लॉन्ग स्पीच, एक लंबा भाषण पढ़ डाला। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशस लिटिल अबाउट अ पोएट और द एडिटर। और ये निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियस यानी स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली, दैट ही टू न्यू प्रेशस, टू न्यू यानी ज़्यादा जानना, प्रेशस यानी पूर्ण रूप से, यानी कीमती नहीं होगा यहाँ पर होगा पूर्ण रूप से यानी अच्छी तरह से। लिटिल यानी ना के बराबर, बहुत थोड़ा सा। अबाउट द पोएट और द एडिटर, तो ये स्पष्ट रूप से था, यानी भाषण को सुनने के बाद लगा कि ये स्पष्ट रूप से था कि वो भी यानी हमारे बॉस भी बहुत कम जानते थे इस पोएट के बारे में, या बहुत थोड़े सा ज्ञान इस पोएट और कवि के बारे में, इस संपादक के बारे में रखते थे। यानी उनको भी पूरा ध्यान नहीं था कि कौन था और क्या करता है। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड with words like freedom and democracy।
तो लगभग जो स्पीच था वो ऑल इन द मोस्ट जनरल, कि ज़्यादातर वो साधारण था, जनरल यानी साधारण शब्द ही थे उसमें, बट हेयर एंड देयर, लेकिन यहाँ तहाँ, इट वाज पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब मिर्च मसाला लगा होना, मिर्च मसाला लगा दिया उन्होंने किन किन शब्दों से, विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, कि स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, इन शब्दों से अपने भाषण के अंदर थोड़ा तड़का लगा दिया या मिर्च मसाला लगा दिया। देन द पोइट स्पोक, और इसके बाद उस कवि ने भाषण दिया, ये कवि बोला। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड मोर डेज्ड, डेज्ड यानी चकित, एंड साइलेंट ऑडियंस, ऑडियंस यानी श्रोता। तो वो जो कवि अपना भाषण दे रहे थे वे इससे ज़्यादा चकित और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सकते थे, यानी इससे बढ़िया श्रोता उन्हें नहीं मिलने वाले थे जो बिल्कुल शांत हो। नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग। और नो वन न्यू, कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था, न्यू यानी जानता था, कोई नहीं जानता था वॉट ही वॉज टॉकिंग, कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। एंड हिज एक्सेंट, एक्सेंट इन उच्चारण, उच्चारण का तरीका, क्योंकि इंडियन एक्सेंट और इंग्लिश एक्सेंट में फ़र्क होता है, तो उच्चारण करने का जो तरीका था वो डिफीटेड, उसने हरा दिया, एनी अटेम्प्ट, किसी भी प्रयास को, टू अंडरस्टैंड, समझने के, वॉट ही वॉज सेइंग, कि वो क्या कह रहे थे। इट मीन्स जो लोग थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोल रहे थे, क्योंकि उनके उच्चारण का जो तरीका था उन शब्दों से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, और ये संपूर्ण, होल यानी ये पूरी की पूरी जो चीज़ थी, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी, लास्टेड अबाउट एन आवर, वो लगभग 1 घंटे तक चलती रही, यानी 1 घंटे तक वो भाषण देते रहे। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पोज्ड इन अटर बेफलमेंट। तो जब 1 घंटे तक इनका भाषण खत्म हुआ तो इसके बाद वी ऑल डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड का मतलब तितर बितर होना, यानी चले जाना, तितर बितर का मतलब वहाँ से स्थान छोड़कर चले जाना, तो हम तितर बितर हो गए। इन अटर, अटर यानी पूर्ण रूप से, पूरी तरह, और बेफलमेंट, बेफलमेंट का मतलब असमंजस, कि पूर्ण रूप से असमंजस में हमें पता ही नहीं था कि ये क्या था, हमने क्या देखा और हमें क्या समझ में आया, ये बिल्कुल भी हमें पता नहीं था, और इसी असमंजस में हम अपने अपने घर चले गए, अपने पूरी तरह तितर बितर हो गए। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में अब ये जो क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज़ हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। तो यहाँ पर जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे, क्या उनको राजनीति के बारे में विशेष समझ थी या विशेष सोच रखते थे? तो हमारा उत्तर होगा नहीं, उनको कोई समझ नहीं थी। वो सिर्फ गांधी जी की पूजा करते थे, खादी पहनते थे और साम्यवाद के खिलाफ थे, बस इतना ही वो जानते थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज द मोरल रीअर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो। तो मोरल रीअर्मामेंट आर्मी थी, उसका जेमिनी स्टूडियो में क्यों स्वागत किया गया? तो उसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त लोग कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ थे, और ये जो आर्मी थी ये भी कम्युनिज्म जो था उसके ख़िलाफ़ नाटक किया करती थी, इसलिए वहाँ पर इसका स्वागत किया गया। तीसरा है, नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेज स्ट्रेस्ड बाय MRA। तो यहाँ पर उदाहरण देना है शो ये दिखाने के लिए कि जेमिनी स्टूडियो जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित, बाय द प्लेज स्टेज बाय MRA। तो MRA के द्वारा जो प्लेज फिल्माए गए उनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुआ स्टूडियो। इसके बारे में कुछ उदाहरण देने हैं हमें। तो आंसर में लिखेंगे कि जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे उन्होंने कई बार, जो 600 लोग थे उन्होंने कई बार इन नाटकों को देखा
तो इसके देखने का तात्पर्य है कि शायद वो उनसे प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने बार बार इनके नाटक को देखा। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, कि जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? तो हमारा आंसर होगा मिस्टर एस वासन, जो थे वो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What caused the lack of communication between the Englishman and the people at the Gemini Studios? कि जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे उनमें और वो जो अंग्रेज़ कवि था उसके बीच में संचार नहीं होने की क्या कारण रहे थे, या क्या कमी थी जिससे वो समझ नहीं पाए? तो हमारा आंसर होगा क्योंकि जेमिनी स्टूडियो के लोग जो थे वो तमिल भाषा समझते थे और अंग्रेज़ी भाषा के ऊपर उनके बहुत कम समझ थी। इसके अलावा अंग्रेज़ कवि का जो बोलने का लहजा था वो भी आसानी से समझ नहीं आया, इसलिए उनके बीच में जो संचार माध्यम था उनकी बहुत ज़्यादा कमी रही। छठा क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर्ड टू एज ए अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, कि अंग्रेज़ जो व्यक्ति आया था उसका भ्रमण वो एक मिस्ट्री रहा, एक विवादास्पद रहा, या यूँ कहें संदेहास्पद रहा। तो इसके क्या कारण थे? तो उसके कारण भी सेम हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के, कि वे लोग अंग्रेजी काव्य में कोई रुचि नहीं रखते थे। इसके अलावा वहाँ पर तमिल फिल्में बनती थी तो वहाँ के लोग भी तमिल भाषा को ही ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए इंग्लिशमैन को जो भ्रमण था वो निष्फल गया। अब देखते हैं वापस से लेसन। वॉट इज़ एन इंग्लिश पोएट, वॉट आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं? वॉट इज़ इन एन English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? And what is an English poet doing, कि एक अंग्रेज़ कवि यहाँ पर क्या कर रहा है? in a film studio, एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में, which यानी जो कि, यानी कि जो फिल्म स्टूडियो makes तमिल फिल्म्स, कि जो तमिल फिल्में बनाता है, फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल का मतलब है साधारण लोग, कि ऐसा स्टूडियो जो साधारण लोगों के लिए फिल्में बनाता था। तो ऐसे स्टूडियो में अंग्रेज़ कवि क्या कर रहा है? पीपल हुज लिव्स लीस्ट अफोर्डेड दैम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अफोर्डेड यानी समर्थ होना, देम पॉसिबिलिटी ने संभावना, कल्टिवेटिंग जागृत करना या उभारना या बढ़ाना, कुछ भी कह सकते हैं हम। टेस्ट यानी स्वाद, अब यहाँ स्वाद का मतलब होगा रुचि। फॉर इंग्लिश पोइट्री यानी अंग्रेज काव्य, पोइट्री का मतलब काव्य। लीस्ट यानी कम से कम, बहुत कम। तो ऐसे लोग जिनके जीवन के अंदर बहुत कम अफोर्ड यानी सहन करने की शक्ति हो, देम यानी उन लोगों के जो अंग्रेज़ थे, द पॉसिबिलिटी संभावनाएं, और ऑफ कल्टिवेटिंग जागृत करना, टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। तो ऐसे लोग जिनकी रुचि केवल तमिल में थी, वैसे लोगों में अंग्रेज काव्य के प्रति रुचि जागृत करना एक बेकार का काम था, या वो बिल्कुल भी चाहते नहीं थे, तो इसलिए वो अंग्रेज कवि को नहीं समझ सके। द पोइट लुक्ड प्रेटी बेफोल्ड टू, और जो वो कवि था वो भी क्या दिखा? प्रेटी यानी पूर्ण रूप से, बेफोल्ड यानी असमंजस की स्थिति में दिखा, क्योंकि वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं। फॉर द टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर incongruity of the talk about the thrills and travels of an English poet. He too must have felt, उसने भी महसूस किया ही होगा। The sheer यानी पूर्ण रूप से, एक इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब है बेतुकापन। तो उसने जो भाषण दिया था उसमें बहुत ज़्यादा बेतुकापन था, क्योंकि समझ में नहीं आया वो। ऑफ हिज टॉक यानी अपनी बात पर, अबाउट द थ्रिल्स यानी उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट, एंड ट्रेवल्स का मतलब दुख, ऑफ एन इंग्लिश पोएट एक अंग्रेज पोएट की। तो जो व्यक्ति उसने भाषण दिया था उसको किसी ने समझा नहीं, तो उसने ज़रूर महसूस किया होगा अपने पूर्ण रूप से अपने बेतुके भाषण की वजह से जो उत्तेजना हुई और जो दुख हुआ उसे। एक अंग्रेज़ कवि को कितना दुख हो सकता है
उस दुख को वो ज़रूर महसूस किया होगा। हिज विजिट, तो उसका जो भ्रमण था, रिमेंड यानी वो रहा, एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। तो अनएक्सप्लेन यानी अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको समझाया नहीं जा सकता, उसका वैसा एक रहस्य रहा। तो उसकी एक जो यात्रा थी वो एक अवर्णनीय रहस्य ही रही, क्योंकि वो किसी के समझ में आया ही नहीं। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, कि शायद जो संसार के महान गद्य लेखक, प्रोज राइटर का मतलब गद्य लेखक, जो पाठ लिखते हैं, क्योंकि कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, और जो लेसन लिखते हैं उनको लिखते हैं प्रोज राइटर या गद्य लेखक। ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार के जो गद्य लेखक हैं, मे नॉट एडमिट इट, एडमिट यानी स्वीकार करना, कि शायद मेरे विचार को स्वीकार न करें, बट परंतु माई कन्विक्शन, कन्विक्शन एंड विचार, मेरा जो विश्वास है, ग्रोज स्ट्रोंगर, वो मजबूत होता है, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, दैट कि प्रोज राइटिंग की गद्य लेखन, जो गद्य लेखन है, इज़ नॉट, न तो वो है, एंड कैन नॉट बी, और नहीं हो सकता है, द ट्रू परसूट, परसूट यानी काम, वर्क ऑफ अ जीनियस, जीनियस यानी प्रतिभावान व्यक्ति। तो जो प्रतिभावान व्यक्ति होता है उसका कार्य केवल गद्य लेखन तो नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। इट्स फॉर द पेशेंट, अब इट इज़ फॉर, इट इज़ यानी यह कार्य, तो यह कार्य कौन सा, लेखन का कार्य जो है वो किनके लिए है, द पेशेंट, पेशेंट यानी धैर्यवान, जिसे बहुत ज़्यादा धैर्य हो, परसिस्टेंट यानी दृढ़, जो अपने लेखन पर दृढ़ रहे, परसवरिंग ड्रज, अब परसवरिंग ड्रज का मतलब होगा, इसको अलग से लिखते हैं यहाँ पर, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, जिसे उबाऊ काम करने की आदत हो, उबाऊ काम जिस करना हो, तो उसे कहेंगे हम परसवरिंग ड्रज। विद अ हर्ट, एक ऐसा हृदय, सो श्रंकन, श्रंकन यानी सिकुड़ा हुआ, बहुत कम आकार का, नथिंग कैन ब्रेक इट, ब्रेक यानी तोड़ना। हाँ, तो अब देखते हैं कि ये जो काम है गद्य लिखने का वो किन लोगों का है, कि ऐसा आदमी हो जो धैर्यवान हो, दृढ़ हो, परजर्विंग यानी उबाऊ काम करने वाला हो, विद अ हर्ट, और उसके पास एक ऐसा हृदय हो, सिकुड़ा हुआ यानी ऐसा सिकुड़ा हुआ हृदय हो जिसको कोई भी तोड़ न सके, अर्थात उसके विचारों को कोई दबा न सके। अगर ऐसा व्यक्ति हो तो वो गद्य लेखन कर सकता है। रिजेक्शन स्लिप्स, रिजेक्शन का मतलब अस्वीकृति, यानी जिसको कोई मानता ही ना हो, अस्वीकृति। तो रिजेक्शन की जो स्लिप है, जो पर्चियाँ, स्लिप का मतलब पर्चियाँ। डोंट मीन अ थिंग टू हिम, मीन यानी तरीका, तो उसके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता हो, यहाँ पर मीन का मतलब। तो जो अस्वीकृति की पर्चियाँ हैं वो उसके लिए कोई मतलब न रखती हो, अर्थात कि अगर वो कोई रचना लिखकर संपादक को भेजे और अगर संपादक उसकी पर्चियों को अस्वीकृत कर दे तब भी उसको कोई फर्क न पड़ता हो, ऐसा व्यक्ति गद्य लेखन कर सकता हो। अब अगर उस लेखक की एक रचना किसी संपादक के पास अस्वीकृत हो जाती है तो फिर क्या होता है, ही एट वंस यानी तुरंत, तो वो क्या करता है, तुरंत सेट्स बैठ जाता है, सेट हो जाता है अबाउट मेकिंग यानी बनाने में अ फ्रेश कॉपी, एक दूसरी ताज़ा कॉपी यानी दूसरी रचना, दूसरी नकल उसी रचना की, ऑफ द लॉन्ग, उस लंबी, प्रोस यानी गद्य के, पीस यानी भाग, एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। और ऐसे जो लोग होते हैं वो अस्वीकृत किए जाने के बाद भी एक दूसरी नई कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं अपने लंबे उससे लिखे हुए गद्य की, एंड सेंड्स, और इसको भेजते हैं फिर अनदर एडिटर, दूसरे संपादक के यहाँ भेजते हैं, एनक्लोजिंग पोस्टेज, पोस्टेज का मतलब है टिकट, वापस से टिकट चिपकाते हैं, फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, अपने
हस्तलिखित, मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित, स्वयं की हस्तलिखित लिपि या हस्तलिखित कॉपी को भेजने के लिए वापस से टिकट चिपकाकर दूसरे एडिटर को भेज देते हैं। तो इट वॉज फॉर सच पीपल दैट हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ अन इम्पोर्टेंट पेज। तो ऐसा ही क्या हुआ, ऐसे ही लोगों के लिए, सच पीपल एंड ऐसे ही लोगों के लिए ये था कि द हिंदू, ये न्यूज़पेपर का नाम है, कि द हिंदू जो अखबार था हैड पब्लिश्ड, उसने प्रकाशित किया था अ टाइनी अनाउंसमेंट, टाइनी यानी छोटा सा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट यानी घोषणा की थी अपने अखबार के अंदर, इन एन इनसिग्निफिकेंट यानी छोटे से, तुच्छ, कॉर्नर यानी कोना, एक छोटे से कोने में, ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, एक साधारण जो बिल्कुल महत्वहीन, अनइम्पोर्टेंट यानी महत्वहीन, पेज यानी पन्ना। तो अखबार के महत्वहीन पन्ने के ऊपर द हिंदू नामक अखबार ने घोषणा की थी कि ऐसे लोग उनको रचनाएं भेज सकते हैं। तो क्या घोषणा की थी, शॉर्ट स्टोरी कंटेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। तो उस घोषणा ये की गई थी कि अंग्रेजी अखबार, एक अंग्रेजी पत्रिका, द एनकाउंटर ये नाम है उस पत्रिका का, पीरियडिकल यानी मैगजीन या पत्रिका। तो एक अंग्रेजी नाम का द एनकाउंटर नाम की जो ब्रिटिश पत्रिका थी, उसने ऑर्गेनाइज यानी आयोजित कर रही थी वो एक लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी कहानियाँ, कंटेस्ट यानी कि प्रतियोगिता। तो ये जो द एनकाउंटर नाम की अंग्रेज पत्रिका थी, ये लघु कथा प्रतियोगिता आयोजित कर रही थी। ऐसी सूचना द हिंदू अखबार में छापी गई। ऑफ कोर्स, तो निस्संदेह द एनकाउंटर वाजंट अ नॉन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी का मतलब पीपल, साक्षर लोग, पढ़े लिखे लोग। तो जेमिनी स्टूडियो में जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके लिए एनकाउंटर कोई जानी पहचानी चीज़, कमोडिटी यानी नाम, यहाँ पर वैसे चीज़ होती है, लेकिन कोई जाना पहचाना नाम तो नहीं था। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल बिफोर आई स्पेंड कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग मैन्युस्क्रिप्ट। तो आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, तो मैं एक विचार लेना चाहता था, इट मीन्स जानकारी, क्योंकि मैं एक जानकारी लेना चाहता था ऑफ द पीरियडिकल, उस पत्रिका के बारे में। बिफोर आई स्पेंड, इससे पहले कि मैं भेजूँ, खर्च करूँ, स्पेंड यानी खर्च करना, खर्च करूँ, अ कंसिडरेबल अच्छा खासा यानी बहुत काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छा खासा, सम यानी पैसा, इन पोस्टेज यानी डाक के अंदर, सेंडिंग यानी भेजने में, अ मैन्युस्क्रिप्ट के अपनी पांडुलिपि यानी मैंने अपनी हस्तलिखित प्रति को इंग्लैंड भेजने से पहले मैं उस पत्रिका के बारे में एक विचार लेना चाहता था, उसके बारे में जानकारी चाहता था, क्योंकि वहाँ पर हस्तलिखित प्रति भेजने पर डाक में काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च होने वाला था। तो इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन entrance with no long widened signboard and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area। तो उन दिनों क्या था कि ब्रिटिश जो काउंसिल लाइब्रेरी थी, हैड एन एंट्रेंस, वहाँ पर एक क्या था, प्रवेश द्वार, एंट्रेंस प्रवेश द्वार था, विद नो लॉन्ग, जहाँ पर नहीं थे लॉन्ग विंडेड, बड़े बड़े साइन बोर्ड जिस पर नाम वाम लिखा होता है, जगह जगह का नाम लिखा होता है कि आपको इस तरह यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर उठना है, यहाँ नहीं जाना, इस तरह के कोई बोर्ड लगे हुए नहीं थे। एंड नोटिसेज, और सूचनाएं, और नहीं वहाँ पर कोई सूचनाएं प्रदर्शित थी, टू मेक यू फील, जो तुम्हें बता सके, यू वर स्नीकिंग इनटू यानी प्रवेश कर रहे हैं, कि आप जा रहे हैं अ फोरबिडन एरिया का निषिद्ध क्षेत्र,
निषिद्ध क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर आप नहीं जा सकते। तो आपको वहाँ पर जाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप कौन से एरिया के अंदर जा रहे हैं। एंड देर वर कॉपीज़। अब ये बात हो गई ब्रिटिश की, लेकिन वापस से अचानक अपना विचार बदलता है लेखक और जेमिनी स्टूडियो में वापस आ जाता है और कहता है कि वहाँ पर देर वर यानी जेमिनी स्टूडियो में कॉपीज़ ऑफ द एनकाउंटर। तो द एनकाउंटर नाम की जो पत्रिका थी उसकी कई सारी कॉपीज़ वहाँ पर लाएंगे ने पड़ी हुई थी। अबाउट इन वेरियस डिग्रीज़, अलग अलग कोणों पर, इट मीन्स बिखरी हुई पड़ी हुई थी। ऑफ फ्रेशनेस, बिल्कुल ताज़ा, यानी कि ताज़ा का मतलब अनछुई, जिसको अभी किसी ने छुआ भी नहीं हो उसे बोलेंगे अनछुई, यानी किसी ने पढ़ा ही नहीं हो, वो कॉपीज वहाँ पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट अनटच्ड, शायद किसी ने छुआ ही ना हो। बाय रीडर्स यानी पाठक, पढ़ने वालों ने अभी तक उसको हाथ भी न लगाया था। व्हेन आई रीड एडिटर्स नेम, और जब मैंने उनके ऊपर संपादक का नाम पढ़ा, आई हर्ड, तो मैंने सुना, अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, कि एक घंटी बज रही थी। इन माई श्रंकन, श्रंकन है सिकुड़े हुए, तो हम मेरे जो सिकुड़े हुए हृदय था उसके अंदर एक घंटी बज उठी थी, ऐसा मैंने देखा। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़, क्योंकि ये कवि तो वही था जो जेमिनी स्टूडियो में भी पहले आया था और जिसको कोई समझ ही न पाया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सेंग एज सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। तो मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कि आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, जैसे कि मैंने लंबे समय से, लॉन्ग लॉस्ट है लंबे समय से खोए हुए भाई मुझे मिल गया हो। एंड आई सेंग, और मैंने गाना भी गाया, एज आई सील्ड, जब मैंने इसको सील किया यानी बंद करना, जब लिफाफा मैंने बंद किया, एनवेलप है ना लिफाफा, जब मैंने लिफाफे को बंद किया तो मैंने गाना भी गाया आनंद के साथ। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और इसके बाद उसका पता लिखा और मैंने इसको भेज दिया। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, और मैंने ऐसा महसूस किया जैसे वो यानी जिसको कि लिफाफा प्राप्त होने वाला था वो भी यही गाना गाता सेम टाइम, एक साथ, यानी अगर वो तुरंत उसको मिल गया होता तो हम दोनों एक ही गाना गा रहे होते। लॉन्ग लास्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। जैसे कि भारतीय फिल्मों के अंदर क्या होता है, बिछड़े हुए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स एंड काफ़ी लंबे समय से बिछड़े हुए भाई जो हैं भारतीय फिल्मों में डिस्कवर, वो खोज लेते हैं, डिस्कवर यानी खोज लेना, तो खोज लेते हैं ईच अदर यानी एक दूसरे को, बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, एक ही तरह के गाना गाकर। इन फर्स्ट रील, शुरुआती रील यानी शुरुआती भाग के अंदर वही गाना गाते हैं, एंड द फाइनल रील, और अंत के अंदर भी एक ही गाना दोनों भाई गाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन दैट वाज हिज नेम, तो ये नाम था स्टीफन स्पेंडर, बिल्कुल स्टीफन यही वो नाम था। स्टीफन स्पेंडर कैसे दिखते थे ये इस पिक्चर में देखिए, किस तरह दिखाई देते थे, और ये काफ़ी मशहूर अंग्रेज़ कवि हुए हैं। अब कई वर्षों बाद, एंड ईयर्स लेटर, अब वर्षों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी, कि मैं जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुका था, बाहर था, यानी जेमिनी स्टूडियो से मैं बाहर था तो उसको छोड़ चुका था। एंड आई हैड मच टाइम, अब मेरे पास खूब समय था, बट नॉट मच मनी, लेकिन खूब सारा धन नहीं था। अब एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु, एट द रिड्यूस्ड प्राइस, रिड्यूस्ड यानी घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत के साथ, तो रिड्यूस्ड प्राइस का मतलब घटी हुई कीमत के साथ कोई भी चीज़ हो, अट्रैक्टेड मी, मुझे आकर्षित करती थी, आकर्षित, माई अटेंशन, मेरा ध्यान आकर्षित किया करती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, तो हुआ क्या, फुटपाथ यानी कि पैदल चलने की रास्ता,
तो पैदल चलने के रास्ते के ऊपर इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, तो ये जगह का नाम है कि मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के पास सामने फुटपाथ पर एक दुकान थी। देयर वाज अ पाइल, पाइल का मतलब ढेर, ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, बिल्कुल नई पुस्तकों का एक ढेर लगा हुआ था, फॉर 50 पैसा ईच, और उसकी कीमत क्या थी, 50 पैसे प्रत्येक के, यानी एक किताब का जो कीमत थी वो थी 50 पैसा। एक्चुअली ना वास्तव में क्या था, जो सारी किताबें थी ना, दे वर कॉपीज़, कि वो प्रतियां थी, ऑफ द सेम बुक, एक ही किताब की प्रतियां थी सारी की सारी। एन एलिगेंट, एलिगेंट है ना शानदार पेपरबैक यानी कागज़ का कवर, ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, यानी अमेरिका के क्षेत्र की वो शानदार पेपरबैक संस्करण के अंदर वो किताबें थी। स्पेशली लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, और इनका विशेष रूप से घटी हुई कीमतें विद्यार्थी संस्करण निकाला गया था, इन कनेक्शन विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, जिनका संबंध 50वीं सालगिरह से था रशियन रिवॉल्यूशन, यानी रशिया की जो क्रांति हुई थी उसके 50वें सालगिरह के ऊपर ये संस्करण निकाला गया था। तो आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, तो मैंने भी 50 पैसे दिए और एक प्रति, कॉपी यानी प्रति, खरीद ली। द गॉड दैट फेल्ड, और उस प्रति का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, कि एक ऐसा भगवान जो असफल हो गया था। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब्ड, तो इसके अंदर 6 एमिनेंट मैन का तात्पर्य है कि प्रमुख, एमिनेंट यानी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स यानी लेखक, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब लेखक। इन 6 सेपरेट एसेज, जहाँ पर 6 अलग अलग निबंध लिखे गए थे, यानी 6 व्यक्ति थे और 6 व्यक्तियों ने 6 ही अलग अलग निबंधों में वर्णन किया था। देयर जर्नीज, जिनमें उनकी यात्राओं का वर्णन था। इन टू कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म यानी साम्यवाद जो था उसके अंदर वो किस तरह से गए और वापस। एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, डिसइल्यूजन का मतलब निराशाजनक, कि किस तरह उन्होंने निराशाजनक वापसी की। तो किस तरह से तो वो कम्युनिज्म में गए और किस तरह से वापस उनकी वापसी हुई, इसी के बारे में इसके अंदर लिखा गया था। अब ये लोग कौन कौन थे वो देखते हैं। तो इन लेखकों में सबसे पहला नाम है आंद्रे गिड। आंद्रे गिड जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं, ह्यूमनिस्ट मानवतावादी हैं, मॉरलिस्ट नैतिकतावादी रहे हैं, और इनको नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1947 में। इसके बाद है रिचर्ड राइट। रिचर्ड राइट जो हैं अमेरिकन एक राइटर हैं, नॉन फॉर द नॉवल नेटिव सन एंड हिज ऑटोबायोग्राफिकल ब्लैक बॉय। तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है ब्लैक बॉय, इसके लिए फेमस रहे थे। इसके बाद जो कवि था वो था इग्नाजियो साइलोन। तो इग्नाजियो साइलोन जो है वो एक हंगरी देश में पैदा हुए थे, ब्रिटिश नॉवलिस्ट, यानी कि एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे जो हंगरी में पैदा हुए थे। इसके बाद है आर्थर कोइस्टलर। तो आर्थर कोइस्टलर हंगरियन, ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट रहे हैं। लुइस फिशर, ये लुइस फिशर वही है जो इंडिगो में हमने पढ़ा था, जिन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी थी। एंड स्टीफन स्पेंडर, और स्टीफन स्पेंडर जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जो कि एक इंग्लिश पोइट हैं और निबंधकार भी हैं। तो स्टीफन स्पेंडर ये नाम पढ़ते ही सडनली ने अचानक द बुक अज्यूम्ड यानी प्राप्त किया, ट्रेमेंडस यानी ज़ोरदार, तो ज़ोरदार महत्व प्राप्त किया इस किताब ने, क्योंकि स्टीफन स्पेंडर
द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़, क्योंकि ये वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में भ्रमण पर आया था। इन ए मोमेंट, तो एक क्षण के अंदर, आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप अ हेजी इल्यूमिनेशन, अचानक मैंने महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस किया कि डार्क चैम्बर, जो धुंधला चैम्बर था, ऑफ माई माइंड यानी मेरे मस्तिष्क के अंदर जो धुंधला था, लिट अप वो प्रकाशित हो गया, बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, एक धुंधले, हेजी यानी धुंधला और इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश, एक धुंधले प्रकाश से प्रदीप्त हो गया। इट मीन्स मेरे को शौक लगा और मेरा दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें आ गई। द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, तो अब जो प्रतिक्रिया थी टू स्टेफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो, कि अब जो स्टेफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो में आया था वो अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। इट मीन्स उस रहस्य से पर्दा उठ चुका था। तो द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू यानी लेना देना विथ स्पेंडर्स पोएट्री, कि शायद द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज में, कि शायद जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था उसका जो स्पेंडर्स की जो पोइट्री थी उससे कुछ ज़्यादा लेना देना तो नहीं था। बट परंतु नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उसकी जो पुस्तक थी गॉड दैट फेल्ड, इस पुस्तक के बारे में ऐसा नहीं था। बट नॉट यानी ऐसा नहीं था कि उसके साथ भी कुछ लेना देना ना हो। तो हो सकता है कि स्टेफन स्पेंडर और जो बॉस थे एस.एस. वासन वो कम्युनिज्म के अंदर एक जैसे विचार रखते हों, इसीलिए शायद वो कवि जेमिनी स्टूडियो में आया था। इस तरह लेसन पूर्णतया ख़त्म होता है। अगर ये लेसन आपके लिए लाभदायक है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।